नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर संविधान विषय के साथ आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पूरे संविधान का निचोड़, पूरे संविधान का सारांश लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। ये समझिए कि संविधान का एक रेडियो बजने वाला है और उसको आपको केवल सुनना है। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। 2-3 घंटे का आपका समय लगेगा, मेरा जो लगेगा वो आपके सामने होगा, है ना। तो 2-3 घंटे के लिए, और आप चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे वह सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। मैंने पहले ही कहा संविधान का यह निचोड़ है, ठीक। तो वहां से कम 90% संविधान के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई, संविधान की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम संविधान के विकास से इसकी शुरुआत करते हैं। कहां से? संविधान के विकास से शुरुआत करते हैं कि हमने अपने संविधान का विकास कहां से किया। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसका? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और सन 1974 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलाजाह इम्पे थे। इसके बाद जो उसका अधिकार क्षेत्र था वह उड़ीसा और बिहार तक विस्तृत था। अगर इससे बाहर के लोग उस न्यायालय में जाना चाहें तो उन्हें सुनवाई करवाने के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक थी। इसके बाद आपका आ जाता है सन 1785 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1785 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ जाएगा आपका। अब देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोन्स कार्टियस थे। द्वैध शासन में यहाँ पे दो व्यवस्था आई, राजनीतिक नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण आया। और देखें यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। उसके बाद देखें, इसके बाद हमारा आता है 1793 का चार्टर एक्ट। क्या आता है? 1793 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट हमेशा कंपनियों के लिए आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1793 का यह कानून आया। इस कानून में यह हुआ कि अंग्रेजों का जो व्यापारिक एकाधिकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके पद को मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पर स्पष्ट रूप से लागू कर दिया गया। उसके बाद देखें, आपका आ जाता है 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट। जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया जाता है। चाय का व्यापार वह कर सकती है और चीन के साथ व्यापार कर सकती है। इसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि भारतीयों के शिक्षा दीक्षा के लिए वार्षिक बजट में 1 लाख रुपए धन का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद 20 साल के बाद आपका आता है 1833 का चार्टर एक्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी अब कोई भी ब्रिटिशर्स भारत में आकर व्यापार कर सकता है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके पद को बदल करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और भारत के जो गवर्नर जनरल उस समय बनते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, ठीक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसके बाद क्या होता है कि एक विधि आयोग का गठन भी किया जाता है सन 1834 में। प्रथम विधि आयोग भारत का होता है, उसके अध्यक्ष बनते हैं लॉर्ड मैकाले, ठीक। तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। तो भारत में जो कानून पहली आई भारतीय दंड संहिता, उसके जनक भी हो गए लॉर्ड मैकाले, ठीक। यहां से आता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। क्या आ जाएगा? 1853 का
चार्टर एक्ट आ जाता है। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो भारतीय लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी वो अब पढ़ लिख गए, तो अब उनको नौकरी चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का क्या करा दिया, आयोजन कराया। उसके बाद क्या होता है कि जो विधानमंडल प्रणाली चल रही थी उसे 2 सदनों में बांट दिया जाता है, यानी द्विसदनीय विधानमंडलीय प्रणाली का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद सन 1857 की क्रांति होती है या विद्रोह होता है, जो आप समझे, ठीक। 1857 के विद्रोह के बाद सन 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और भारत शासन अधिनियम में यहां की जो सत्ता, भारत की जो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी उसे महारानी ने अपने हाथों में ले लिया, यानी वहां के महाराजा ने अब हमारी जो भारत की शासन व्यवस्था है वह ब्रिटेन के संसद के अधीन चलने लगी, ठीक। अब देखें, महारानी ने जब यहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लिया तो यहां पर एक सचिव की नियुक्ति की। वह सचिव महारानी और भारत के गवर्नर जनरल, जिनके पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है, वायसराय के बीच में एक पुल का काम करते हैं। और आपको विदित होगा कि 1857 की जब विद्रोह हुआ भारत में, उस समय यहां के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय किसे बना दिया गया, लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया। इसके बाद आता है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद क्या आता है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम आ जाता है। अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम जब आता है तो उसका मतलब है कि यहां पे एक परिषद यानी एक काउंसिल का गठन किया जा चुका था 15 सदस्यीय, ठीक। तो उस परिषद के अधीन अब कानून आता है 1861 का, जिसमें यह कहा जाता है कि जो भारत का वायसराय होगा उसे क्या होगा, अध्यादेश जारी करने की क्या दे दी गई, शक्ति दे दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1858 में एक बात और होती है, जो आपका द्वैध शासन प्रणाली 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा आया था उसे समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आपको 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है बेटा कि संसद में भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। और निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाता है। उससे पहले कौन सी पद्धति चल रही थी, तो मनोनयन पद्धति चल रही थी। बाद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। उसके बाद आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक क्यों कहा गया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, 1909 में एक बात और होती है कि सदन में भारतीय सदस्यों को प्रपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया जाता है। 1919 को मार्टेग्यू चेम्स सुधार कहते हैं। मार्टेग्यू चेम्स सुधार या चेम्स मार्टेग्यू सुधार। चेम्स फोर्ड भारत के वायसराय थे, मार्टेग्यू सचिव थे। सन 1919 में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों में लागू कर दिया जाता है और भारत में शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक को हस्तांतरणीय प्रणाली कहा जाता है, जिसके तहत कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना, इत्यादि, स्थानीय स्वशासन इत्यादि चीजों को राज्यों को दे दिया जाता है। रक्षा, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए वह अपने आप को केंद्र को दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सन 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसे ली आयोग के नाम से जाना जाता है। अभी तक भारत में महिला मतदाता भाग नहीं लेती थी, यानी महिला मतदान नहीं करती थी। महिलाओं को भी मतदान का क्या दे दिया गया, अधिकार
दे दिया गया। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार भी मिला। इसके बाद जो हमारे यहां कैग नियंत्रण, जो क्या होता है भाई, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उनकी भी यहां पे नियुक्ति की जाती है। ठीक, यहां पे देखें, अब इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, यह कानून के आधार पे आखिरी कानून व्यवस्था है। भारत शासन अधिनियम यह आता है। इसमें क्या होता है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। सन 1937 में एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया जाता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश मैरिस ग्वेयर को बनाया जाता है, और संपूर्ण भारत के लिए अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया जाता है। ठीक, अखिल भारतीय संघ थोड़ा सा विफल रहता है, क्योंकि वहां पे विद्रोह देशी रियासतों इत्यादि का हो जाता है, तो वो हो नहीं पाता। और द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से हटाकर केंद्र में यानी संघ में लागू कर दिया जाता है। और मुद्रा के साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन किया जाता है। इसके बाद आपका आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की घोषणा की गई थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में एक बात और कही जाती है कि हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक, और देखें, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक हम किस कानून व्यवस्था के अधीन कार्य कर रहे थे, या हमारी शासन व्यवस्था कौन सी चल रही थी, तो आप कहेंगे कि हमारी शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन चल रहा था। अब हमें जानना है संविधान का निर्माण, यानी हम बात करेंगे किसकी, संविधान सभा की बात करेंगे। संविधान सभा के बारे में यदि हम बात करें तो संविधान सभा के मांग के अलग अलग संकेत मिलते हैं। संविधान सभा के मांग के अगर संकेतों की हम बात करें तो सबसे पहले माना जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में ही संविधान सभा की मांग कर दी थी। सन 1922 में संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सन 1924 में संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू का एक नेहरू रिपोर्ट है, उसके द्वारा भी औपचारिक तौर पर संविधान सभा के मांग के संकेत मिलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। सन 1935 में भी भारत संविधान सभा की मांग के संकेत मिलते हैं। मानवेंद्र नाथ राय यानी एमएन राय ने संविधान सभा की क्या करी थी भाई, मांग किया था। मानवेंद्र नाथ राय बहुत बड़े वामपंथी और कम्युनिस्टी नेता थे। उसके बाद अंग्रेजों ने संविधान को देने की बात कब कही, सन 1940 में। 1940 में ब्रिटेन ने भी कह दिया कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। और 1936 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेसियों के द्वारा संविधान सभा के मांग के संकेत मिलते हैं। उसके बाद सन 1942 में भारत में संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन भारत जो होगा वह ब्रिटेन का डोमिनियन होगा, यानी भारत ब्रिटेन का उपनिवेशिक ही रहेगा। ब्रिटेन जब चाहे यहां के संविधान और स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। और भी बातें थी, जैसे इस क्रिप्स मिशन के विफलता के दो कारण। पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसमें पाकिस्तान भारत के विभाजन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, आसार दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर अली जिन्ना ने कहा कि इसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब दोनों ने अलग अलग तरीके से विरोध कर दिया। ठीक, उसके बाद बैबल योजना आ गई। ठीक, उसके बाद शिमला समझौता भी हुआ। शिमला का एक सम्मेलन बुलाया गया। भारत की तरफ से अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी ने किया था।
ठीक ना। उसके बाद सन 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन की शर्तों के आधार पर भारत के संविधान सभा की नींव रखी जाती है। भारत के संविधान सभा की नींव में कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक संविधान सभा का सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, जिसे विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा, जिसमें से 392 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से आएंगे और 93 जो सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे, तो वो देशी रियासतों से मनोनीत होकर के आएंगे। हालांकि संविधान सभा में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। इस तरह कुल 389 सदस्य चुन करके संविधान सभा गए। संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाते हैं। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है तथा उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी जी को चुना जाता है तथा संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव को चुना जाता है या बनाया जाता है। बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब देखें, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहां का प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे माना गया? गवर्नर जनरल इसलिए बोल रहा हूं कि यहां वायसराय का पद फिर से चेंज हो गया। तो पहला गवर्नर जनरल जो बने वो कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब देखें, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया। हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और उसी दिन भारत का संविधान भारत की जनता को सौंप दिया जाता है। तो इसके लिए शब्द आया, हमारी प्रस्तावना में यह शब्द आता है अंगीकृत, अधिनियमित और भारत की जनता को आत्मार्पित। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो ये रही संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की। संविधान के निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर होते हैं। उसके अन्य अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सैयद सादुल्ला, डीपी खेतान, बी.एल. मित्तल होते हैं। बी.एल. मित्तल अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, इनकी जगह एन. माधव राव इनका पद लेते हैं और जो डीपी खेतान है उनकी मृत्यु हो जाती है, वहां पे टी.टी. कृष्णामाचारी जी आ जाते हैं। उसके बाद कई 8 बड़ी समितियां और कई उप समितियों के द्वारा संविधान सभा के बारे में सलाह दिया गया था। ठीक ना। तो वो 8 समितियां आप लोग अपने नोट से भी देख सकते हैं। और कुछ मुख्य समितियों की बात करें भाई, तो प्रांतीय सुधार समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि संघीय सुधार समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। अगर आप कहें मूल अधिकार पर परामर्श देने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। और मूल अधिकार पर परामर्श देने वाली उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे जे.बी. कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक समिति पर उप समिति जो बनाई गई उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। अब देखें, जो आपकी झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में झंडा समिति के बारे में पूछा जाएगा तो उसका उत्तर जे.बी. कृपलानी होंगे, उसके उत्तर जे.बी. कृपलानी होंगे। ठीक। तो ये रही संविधान सभा की मोटी मोटी बातें। अब देखें, भारत में आधुनिक मनु की उपाधि, भारत के संविधान के ड्राफ्टमैन की उपाधि, भारत के संविधान के पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को कहा गया था। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहली बार पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल जब विभाजन के पश्चात वह पाकिस्तान का हिस्सा बना तो इन्हें नवी मुंबई से पुनः निर्वाचित किया गया था। और संविधान का जो लेखन कार्य है अक्सर आपकी परीक्षा में आ जाता है, तो प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने किया। संविधान का मूल भाषा अंग्रेजी है, इसका हिंदी रूपांतरण
कृष्णा वैद्य ने किया था। संविधान पे ढेर सारी साज सज्जा भी की गई है, उसे बोस जी ने किया है, ठीक, उसे बोस जी ने किया है। इसी तरह के कुछ और भी टेक्निकल सवाल आपके मन में होंगे, उसको आप वहां से कवर करिएगा। आगे चलते हैं। अब हमें बात करनी है संविधान के स्रोत की बात करनी है। किसकी बात करनी है? तो अब हमें संविधान के स्रोत की बात करनी है कि कौन सी चीजों को कहां से लिया गया। तो देखिए भाई, भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ और सबसे अधिक जो खर्चा हुआ था वह विदेश यात्रा पे हुआ था। सबसे अधिक खर्चा कहां हुआ? तो विदेश यात्रा पे सबसे अधिक खर्च किया गया था। भारत ने 60 देशों का भ्रमण किया और कई देशों से महत्वपूर्ण चीजों को लिया। हमारे संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जहां से 251 अनुच्छेदों को लिया गया है, ठीक। उसके बाद अमेरिका से हमने बहुत सारी चीजों को लिया, जैसे प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक। हमने अपना मूल अधिकार अमेरिका से लिया, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान अमेरिका से लिया, महाभियोग प्रक्रिया को अमेरिका से हमने लिया, वित्तीय आपातकाल को हमने अमेरिका से लिया, न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, जनहित याचिका भी कहां से ली गई भाई? अमेरिका से ली गई है। इतनी बातें हो गई। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली और विधि की उचित प्रक्रिया, एकहरी नागरिकता का प्रावधान लिया। इसी तरह कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल किसी भी विधेयक को हस्तांतरित कर सकता है, अवशिष्ट शक्तियां, ये सब हमने कहां से लिया? तो कनाडा से लिया। जीएसटी का प्रावधान हमारा जो है वो कहां से हमने ले रखा है? कनाडा से ले रखा है। इसी तरह से यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा तथा संयुक्त अधिवेशन हमने कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की बात को ले रखा है। अगर इसी तरह हम बात करें कि फ्रांस से हमने क्या लिया, तो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र और बंधुता को लिया। रसिया की बात करेंगे तो रसिया से हमने लिया मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को लिया। और क्या लिया? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लिया। इसके बाद यदि आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति हमने कहां से ली? आयरलैंड से लिया। हमने अपना राज्य का नीति निषेध तत्व भी कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। जो 12 सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों से मनोनयन किया जाता है, वह भी हमने आयरलैंड से लिया। वह 4 क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा है। इसके बाद की यदि हम बात करते हैं कि जर्मनी से हमने क्या लिया, तो जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, जहां से हमने आपातकाल लिया है। और जापान से हमने लिया विधि की स्थापित प्रक्रिया। तो उम्मीद है यहां तक आपका क्लियर। आगे की बात यदि मैं करूं तो अब हम बात कर सकते हैं प्रस्तावना की। किसकी बात कर सकते हैं बेटा? प्रस्तावना की बात हम कर सकते हैं, प्रियम्बल की बात करेंगे। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुशंसा पर प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रस्तावना को अमेरिका से, इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। यह बेरुवारीवाद 1960 में कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। यह केशवानंद भारती मामले में 1973 में माना जाता है। इस आधार पर प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद यदि आपसे कोई कहे कि प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है, किस केस में माना गया, तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सन 1967 के मामले में इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर भार्गव दास ने। किसने कहा? ठाकुर भार्गव दास ने। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा माना, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा।
के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्मपत्री तथा N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड बताया है। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित तथा भारत की जनता को आत्मार्पित कर दिया जाता है। हमारे संविधान में राज्य की 5 महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई। उसके बाद हमारे संविधान प्रस्तावना में 3 न्याय दिए गए, जिसे रूस की क्रांति सन 1917 यानी वोल्गास्की क्रांति से लिया गया है। ठीक, तो यह न्याय 3 प्रकार की बताई गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता को हमने फ्रांस से लिया। स्वतंत्रता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद समानता को भी हमने फ्रांस से लिया। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। बंधुता शब्द को हमने फ्रांस से लिया, जिसका अर्थ होता है भाईचारा। और हमारे प्रस्तावना का जो आरंभ होता है वह हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होता है, यानी भारत के संविधान की शक्ति भारत की जनता में निहित है। क्यों? क्योंकि संविधान का निर्माण ही किसने किया? भारत की जनता ने। भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। क्लियर हुआ इतनी बातें आपकी? अब प्रस्तावना मेरी तरफ से क्लियर। अब बात करेंगे भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र की। यदि मैं बात करूं तो भाग 1 में आपका आता है अनुच्छेद 1, भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 की बात करें तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 की बात करें तो राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन, राज्यों का विभाजन तथा नए राज्यों का गठन संसद विधि बना करके कर सकेगी। ठीक, तो यहां से मैंने आपके 1, 2, 3 और अनुच्छेद 4 की बात करी। 4 की बात यदि करें तो यह कहता है 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय नहीं माना जाएगा। यह परिवर्तन भाग 2 और 3 का अपना परिवर्तन माना जाता है। आगे देखें, अब हम बात करेंगे कि भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 में आपका है नागरिकता यानी सिटीजनशिप है। अब नागरिकता मेरा कुछ अपना अपने हिसाब से चलता है। नागरिकता के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि आरंभ में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आरंभ में नागरिकता हमने उन्हें माना जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे हैं, या उन्हें माना जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में निवास कर रहे हैं, उनकी संतानें भी भारत की नागरिक कहलाई गई, या ऐसे लोग जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से सामान्य तौर पर भारत में निवास कर रहे थे, उन्हें भारत का नागरिक माना गया। यह आपका अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाक भारत यानी पाकिस्तान से भारत की तरफ आने वाले लोग जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए, वे भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 7 आपसे क्या कहता है? तो अनुच्छेद 7 कहता है भारत पाक भारत। इसका मतलब हुआ कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, अगर वह पुनः भारत आते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि वह 19 जुलाई 1948 तक आ जाएं तो उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत ही भारत का नागरिक मान लेंगे। अगर इसके बाद आते हैं तो भारत सरकार के अनुज्ञा के अधीन यानी भारत सरकार के कानून के अधीन उन्हें पहले 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 8 में है भारतवंशियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। तो भारतवंशियों के लिए नागरिकता का जो प्रावधान किया गया वह ऐसा था कि जिनकी 4 पीढ़ी में से कोई एक पीढ़ी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में निवास की हो, लेकिन अब उसका निवास स्थान विदेश में है, अगर वह भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसे उस देश में स्थित, जिस देश में रह रहा है उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में जाकर यहां की नागरिकता का पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद अनुच्छेद 9 में नागरिकता का नष्ट होना है। भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला, स्वेच्छा से, आप चाहें तो भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। दूसरा है परित्याग के द्वारा,
ठीक ना, स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग के द्वारा। दूसरा है पर्यवसन के द्वारा। पर्यवसन मतलब यदि आप दूसरी जगह की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की एकहरी नागरिकता है, इसे ब्रिटेन से लिया गया है, भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त। अनुच्छेद 9 में ही तीसरी नागरिकता बताई गई, वंचना के द्वारा, यानी भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकेगा। इसके बाद देखें अनुच्छेद 10 में क्या है, यदि नागरिकता पर वर्तमान में कोई विधि बनाई जाए तो पूर्व में बनी विधि के अनुसार प्राप्त नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने कहा जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जो भी जन्मा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन बाद में कानून आया कि सन 1976 में कानून, सन 1987 में कानून, 1967 ना, पहला कानून पे परिवर्तन कब हुआ भाई, सन 1976-77 में होता है। ठीक, तो अगर उस समय अगर कानून में कोई परिवर्तन किया गया तो उस परिवर्तन का प्रभाव पहले से रह रहे नागरिकों पर लागू नहीं होगा। ठीक, भारत की नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे तथा अर्जन क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 11 में नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। अब देखें आगे से जो मैं आपको गिनती लिखूंगा वो सब आपके अनुच्छेद होंगे। अनुच्छेद 12 भाग 3 राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के लिए असंगत विधियों के बारे में बताया गया कि अनुच्छेद 13 में यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जिससे हमारा मूल अधिकार प्रभावित होता है तो वह बनाई गई विधि प्रभावहीन या शून्य होगी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है, जिसमें कि भारत में सभी प्रकार के लोगों पर कानून व्यवस्था एक समान है, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल इसके अपवाद माने जाते हैं। अनुच्छेद 15 में सामाजिक न्याय है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में नौकरियों में अवसर की समानता की बात की गई है, तो यदि जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के घ में नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ब्रिटेन के द्वारा नाम के पहले लगने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया और अभी जो उपाधि, चाहे वह भारत रत्न हो, चाहे वह पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र हो, वह सब अनुच्छेद 18 के तहत वह प्रतिभा के आधार पर प्रदान की जाती है, सम्मान के रूप में प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के आपको अधिकार दिए गए। 19A के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। 19B के तहत किसी भी शांतिपूर्ण सभा को संबोधित करने की स्वतंत्रता दी गई। 19C के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19D के तहत भारत में कहीं भी घूमने की आजादी दी गई है। 19E के तहत भारत में कहीं भी बसने की आजादी दी गई है। 19F के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। उसके बाद 19 के जी में जीविकोपार्जन के लिए व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के जी तक हो गए। अब 20 की बात करें तो अपराध एवं अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया तथा उच्चतम न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णयों को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया, जिसके महत्वपूर्ण है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार, निद्रा का अधिकार, ठीक ना, एकांतता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत नदियों को और जीवों को भी जीवन का अधिकार प्रदान किया गया, जिसके तहत जलीय जीव डॉल्फिन को संरक्षण दिया गया। जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता पर रोक लगाई गई।
तथा नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी की सफाई का आरंभ किया गया। ठीक, अनुच्छेद 21 क की यदि मैं बात करूं तो 21 क में आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया जाता है। आगे देखें, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने जाती है तो कारण का बताया जाना, गिरफ्तार करके ले जाती है तो 24 घंटे के भीतर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, और आप अपना मनपसंद विधिक सलाहकार रख सकते हैं। कुछ कानूनों पर अनुच्छेद 22 अपवाद हो जाते हैं, लागू नहीं होते, जैसे रासुका, पोटा, टांडा, निवारक निवारण अधिनियम यानी नजरबंद। ठीक ना। उसके बाद अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 23 में है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम के विरुद्ध अधिकार होगा। अनुच्छेद 24 में बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। बच्चे की उम्र 14 वर्ष या इससे कम मानी गई। अनुच्छेद 25 में धर्मावतरण के तहत भारत में हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, यह हमारी व्यक्तिगत आजादी है। अनुच्छेद 26 में हम अपने धर्म से संबंधित कार्य प्रयोजन सामूहिक रूप से कर सकते हैं, यह हमारी सामूहिक आजादी को देता है। अनुच्छेद 27 में यदि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई धार्मिक कर लगाया जाता है तो वह कर देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। अनुच्छेद 28 में शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि दिया भी जाता है तो हम उसे ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक शिक्षा, संस्कृति, संरक्षण, लिपि को संरक्षण दिया गया है। देखिए, यह केवल अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है, अल्पसंख्यक को भी संरक्षण देंगे, अपनी संस्कृति की भी सुरक्षा करेंगे, अपनी लिपि की भी सुरक्षा करेंगे, अपनी शिक्षा की भी सुरक्षा करेंगे। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रावधान कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 यह यहां से अब खाली हो चुका है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहां से निकाल करके अनुच्छेद 300A में रखा गया। ठीक, वर्तमान में यह हमारा कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, उसके बाद परमादेश यानी मैंडामस, अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो, प्रतिषेध यानी प्रोविशन, और उत्प्रेषण यानी सर्च्योररी। ठीक, ये 5 रीटें हैं। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है सेना पर मूल अधिकार लागू नहीं होता। अनुच्छेद 34 कहता है सेना विधि पर मूल अधिकार लागू नहीं होता। अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। आगे देखें, यहां से आपका अगला भाग शुरू हो जाता है, भाग 4 शुरू हो जाएगा। यहां आएगा अनुच्छेद 36, राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 12 के तहत किया गया है। आगे देखें, अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निषेध तत्व को लागू करने का अधिकार राज्य के पास होगा। राज्य इसे अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकता है। हाँ, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन राज्य अपने विधि निर्माण में इसका प्रयोग कर सकेगा। अनुच्छेद 38 में राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए राज्य आर्थिक असमानता और अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। अनुच्छेद 39 में आर्थिक और अवसर की असमानता के लिए राज्य के कुछ नियम हैं, कुछ राज्य के नीति निषेध तत्व हैं। जैसे 39 का ए कहता है कि महिला और पुरुष जीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं। 39 का बी कहता है कि उत्पादन को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, संकेंद्रण नहीं किया जाएगा, स्वामित्व का अधिकार एक लिमिटेड होगा। अनुच्छेद 39 का ग कहता है कि धन का भी संकेंद्रण नहीं कर सकते हैं। 39 का घ कहता है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। 39 का अंग कहता है बच्चों और मजदूरों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। 39 का च कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह से 39 का ए एक संविधान संशोधन है जो कहा गया कि गरीब व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सलाहकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन है। 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, लोक व्यवस्था पाने का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार है। 42 में काम की न्यायसंगत दशाएं और स्त्री प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के जीवन निर्वहन के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 की यदि हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता को लागू किया गया। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एक आईसीडीएस की संस्था है जहां से आंगनबाड़ी व्यवस्था ऑपरेट होती है। अनुच्छेद 46 में एससी एसटी महिलाओं के लिए अर्थ में आरक्षण यानी अर्थ में छूट का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषक तत्व एवं पोषाहार का प्रावधान किया गया है। देखिए भाई 43 के क में मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी दी गई और 43 के ख में सहकारिता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद यदि 48 की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 48 के क में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 49 की यदि हम बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारकों एवं धरोहरों का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं लोक अभिवृद्धि का प्रावधान है। अगर 51 के क की बात करेंगे तो यहां से आपका भाग 4 क हो जाएगा। यहां पे मौलिक कर्तव्य आपका आ जाता है। आरंभ में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। इसको शामिल करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश करी, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को यहां पे शामिल किया गया था। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि हम अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ के कार्यपालिका की शक्ति इनमें निहित होगी तथा यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है जो कि राष्ट्रपति को मतदान करता है। राष्ट्रपति को मतदान करने वाली टीम है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इन्हें मतदान करते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है हस्ताक्षरी, एकल मत, अनुपातिक और संक्रमणी प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 56 की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 की यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, यानी कैसा व्यक्ति होगा जो भारत का नागरिक बनेगा, भारत का राष्ट्रपति या प्रथम नागरिक बनेगा। ठीक, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर इसके बाद बात करें अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शपथ हैं कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले किसी अन्य पद पर है तो राष्ट्रपति बनते ही पूर्व वाला पद खाली हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं बोलेंगे ना, खाली होता है। जैसे कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। ठीक, जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति बनी, राज्यपाल का पद क्या हो गया, खाली हो गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है या केवल हम राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं, अन्य व्यक्ति को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया का जो आरंभ होता है वह संसद के किसी भी एक सदन से आरंभ होगा। राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाएगा। जिस सदन में यह आरोप लगाया गया है 1/4 सदस्यों द्वारा,
यदि वह सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति अगले सदन में सफाई देंगे। यदि अगला सदन भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पूर्ण हो जाएगा और राष्ट्रपति का पद अपने आप खाली। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 की बात करें तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अनुच्छेद 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 71 की। यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित यदि कोई विवाद हो जाता है तो उस मामले की सुनवाई सीधा उच्चतम न्यायालय में की जाती है। इसके बाद मैं अनुच्छेद 72 की बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के दंड को क्षमा परिहार लघुकरण कर सकेगा। अनुच्छेद 74 की यदि मैं बात करूं तो इसमें संघ का एक मंत्री परिषद है जिसका गठन ही राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किया गया है। अनुच्छेद 75 की बात करूं तो ये राष्ट्र मंत्री परिषद के गठन की बात करता है कि बहुमत दल का नेता ही भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 के बाद अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत को विधिक मामले में सलाह एवं सहायता देने के लिए एक महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 78 की बात करें तो यहां पे मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य है कि अगर मंत्री परिषद संघ के कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्य से संबंधित कोई भी कार्यवाही करती है तो उसकी सूचना वह राष्ट्रपति को अवश्य देगा। अनुच्छेद 79 संसद है आपका। अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा का गठन है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा का गठन हो जाता है। अगर अनुच्छेद 85 की बात करें तो संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटित करना हो जाता है। अगर हम अनुच्छेद 88 की बात करें तो जो महान्यायवादी है वह संसद की कार्यवाही में संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी भाग ले सकता है और लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। अगर हम अनुच्छेद 89 की बात करें तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे और अनुच्छेद 93 की बात करें तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। अगर हम अनुच्छेद 102 की बात करें तो सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया, लाभ के पद को भी यहीं पर बताया गया है। अनुच्छेद 105 की बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बताया गया कि संसद के पास अपने विशेष अधिकार हैं। अगर हम अनुच्छेद 108 के बारे में बात करें तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाएगा तो साधारण विधेयक पे जब संसद के दोनों सदनों में आपस में असहमति होगी तब बुलाया जाएगा। ठीक, और इसे बुलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसके अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे और दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे। अब तक ज्वाइंट सिटिंग 3 बार भारत में बुलाई गई है। मैंने अभी अभी बताया इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 110 की यदि मैं बात करूं तो इसमें आपका धन विधेयक हो जाता है। अनुच्छेद 112 की बात करूं वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाता है। अनुच्छेद 114 की बात करूं विनियोग विधेयक हो जाता है। अनुच्छेद 116 की बात करूं तो इसमें क्या हो जाता है भाई, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान आते हैं। अनुच्छेद 117 की बात करूं तो इसमें वित्त विधेयक आता है। अनुच्छेद 111 बीच में छूट गया। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के तीनों वीटो पावर हैं।
संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति, निलंबनकारी निषेधाधिकार की शक्ति और जेबी निषेधाधिकार की शक्ति है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अगर हम अनुच्छेद 126 की बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 127 की बात करते हैं तो इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाएगी जब गण पूर्ति कोरम पूरा ना हो रहा हो, तब न्यायाधीशों की नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 128 की बात करें तो जब इसमें अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अतिरिक्त न्यायाधीश कौन बनता है? तो अतिरिक्त न्यायाधीश वही व्यक्ति बनेगा जो उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड यानी पूर्व न्यायाधीश रह चुका है। उससे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर सिफारिश करते हैं और उनकी नियुक्ति इसलिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की जाती है ताकि मामलों का निपटारा जल्दी से हो सके। आगे देखें अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, यानी कि उच्चतम न्यायालय की यदि कोई अवमानना करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे स्वतः दंडित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा यदि कोई निर्णय दिया गया है तो उसे दूसरे निचली अदालतों में हम साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 131 की बात करें तो मूल क्षेत्राधिकार है, यानी ऐसा कौन सा मामला होगा जिसमें कि सीधा मामला उच्चतम न्यायालय में लेकर के हम जाएंगे। तो ऐसे मामले जो भारत के खिलाफ राज्यों के हो जाएं या भारत के साथ कुछ राज्य हों और कुछ राज्य उनके खिलाफ हों, ऐसे मामलों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। यदि राज्यों का आपस में कोई विवाद हो जाए तो भी ऐसे मामले का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। आगे देखें अनुच्छेद 132 से लेकर 134 तक आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ठीक, कैसे अपील करते हुए हम उच्चतम न्यायालय जाते हैं? दीवानी मामले में, राजस्व मामले में और आपराधिक मामले में। अनुच्छेद 136 में क्या है भाई? तो अनुच्छेद 136 में एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन है, विशेष इजाजत से अपील। सैन्य न्यायालय के निर्णय को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से विशेष इजाजत लेकर अपने मामले की सुनवाई हम उच्चतम न्यायालय में करवा सकते हैं। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। उच्च न्यायालय का अनुच्छेद अलग हो जाएगा। 137 में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन है, जिसमें उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के दिए गए निर्णय में परिवर्तन कर सकती है, रद्द कर सकती है या उसमें बदलाव कर सकती है, नई बातों को जोड़ सकती है। अनुच्छेद 139 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय जो 5 प्रकार की रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है, उन रीटों में संसद चाहे तो विधि बनाकर कमी भी कर सकता है और अतिरिक्त रीट भी जोड़ सकता है। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद 143 हो जाता है राष्ट्रपति का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि मामला राजनैतिक हो जाए तो वह कभी बाध्य नहीं होता है, लेकिन यदि मामला 26 जनवरी 1950 से पहले की किसी बात का हो तो उस पर वह बाध्य होगा। ठीक, उस पर वह सलाह देने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद अनुच्छेद 143 के बाद हमारे लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 148, जिसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक आता है। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है 151। 151 में क्या है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है कि अपने वार्षिक प्रतिवेदन यानी वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति को तथा
अगर राज्य से संबंधित हो तो संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार या राज्य सरकार ने किसी कार्य पर कितना व्यय किया उसका आंकड़ा रखता है, इसीलिए इसे लोक लेखा समिति का मित्र या गार्जियन कहते हैं। अनुच्छेद 153 की यदि हम बात करें तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आवश्यकता पड़ने पर वह एक से अधिक राज्यों की देखरेख कर सकता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 154 की तो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति इनमें निहित होगी तथा यह तीनों राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इनमें निहित होती है। अगर हम अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर हम अनुच्छेद 157 और 158 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की योग्यता है। अनुच्छेद 156 की बात करें तो इसमें राज्यपाल का क्या है, कार्यकाल है, पद टेन्योर है। यदि हम अनुच्छेद 159 की बात करें तो इसमें राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 161 की बात करते हैं, अगर हम बात करें अनुच्छेद 161 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के निर्णय पे क्षमादान नहीं देता, सैन्य न्यायालय के निर्णय पे क्षमादान नहीं देता, मृत्यु दंड पर क्षमादान नहीं देगा, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम लगा सकता है, लेकिन मृत्यु दंड पर क्षमादान नहीं दे सकता। अन्य किसी भी प्रकार के दंड पर यह क्षमा, परिहार, लघुकरण और निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 163 में देखें तो राज्य का अपना एक मंत्री परिषद होगा जो राज्यपाल को सलाह देने के लिए बनाया जाता है। अनुच्छेद 164 की यदि हम बात करें तो राज्य का जो मंत्री परिषद का गठन होता है, यानी विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही राज्य का मुख्यमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यहां पे देखें अनुच्छेद 165 की बात करें तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है जो राज्य को विधिक मामले में सलाह एवं सहायता प्रदान करता है। आगे देखें, अगर हम बात करें अनुच्छेद 165 के बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए कौन सा हो जाता है, तो बीच में इनके बजट इत्यादि हैं जो कि राज्य के उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं आपके लिए। तो यहां पे हम सीधा कह देंगे कि अनुच्छेद 165 के बाद अनुच्छेद 200 पे आएंगे, जहां पे राज्यपाल को अगर कोई विधानसभा द्वारा पारित विधेयक समझ ना आए तो वह राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है। और अनुच्छेद 201 में है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर कानून बना सकता है, लेकिन यदि उसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा या विधानसभा के द्वारा राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाए तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं होता है। 201 के बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है वह हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा 213 राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल के अध्यादेश के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वह है 226। देखिए भाई, जिस तरह 139 के तहत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके 5 प्रकार की रीट जारी करती है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके 5 प्रकार की रीट जारी करती है। एक रीट में इसके वृद्धि है, निषेधात्मक रीट कहते हैं। ठीक, आगे देखें, अगर हम बात करें इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तो इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका हो जाता है 226 के बाद 233। 233 में जिला एवं सत्र न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यदि दीवानी मामले की सुनवाई की जाएगी तो जिला न्यायालय में की जाएगी, यदि आपराधिक मामले की सुनवाई की जाएगी तो सत्र न्यायालय में किया जाएगा। अब देखिए भाई, अनुच्छेद 233 के बाद आपका जो अनुच्छेद आता है वह 243 आता है। 243 अपने आप में ही बहुत विशाल है, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था,
पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन करके 243 के ए से लेकर के, यानी 243 के क से लेकर के 243 के न तक, यानी ओ तक प्रावधान किया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 243 प से लेकर के 243 य छ तक, यानी जेड जी तक प्रावधान किया गया है। उसके बाद आपको पता ही है कि 243 के बाद आपका अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वह है 246। 246 महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची देखते हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह सूचियां आपकी 7वीं अनुसूची में भी आती हैं। संघ सूची पर मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में यह कुल 100 हो चुके हैं। इसी तरह से राज्य सूची के कुल मूल विषय 66 थे, वर्तमान में इनकी संख्या 61 है। इसी तरह से यदि हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची पर कुल विषय 47 थे, वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के 52 हो गई है। अब देखें अनुच्छेद 246 के बाद अनुच्छेद 249 क्या कहता है। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास नहीं बल्कि राज्य के पास है, लेकिन 4 शर्तें रखी गई, 4 विवादित चीजें हैं। जैसे अनुच्छेद 249 उसमें पहला आता है। अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संघ राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकेगा। 249 के बाद अनुच्छेद 250 कहता है कि यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या किसी क्षेत्र में की गई है तो राज्य सूची के विषय पर विधि संघ बनाएगा। 251 मिसिंग है, लेकिन 252 क्या कहता है। 251 में यह है कि उपर्युक्त दोनों कानून 249 और 250 का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, अनुशासनात्मक होगा, ठीक। लेकिन 252 क्या कहता है, यदि 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य मिल करके किसी राज्य सूची के विषय पर संघ से कानून बनवाना चाहते हैं तो संघ उस विषय पर कानून बना सकेगा और राज्यों में लागू भी कर सकेगा। अन्य राज्य उस कानून को अपनाना चाहें तो अपना भी सकेंगे, लेकिन वह कानून हटाने का अधिकार भी संघ के पास होगा। आगे देखें अनुच्छेद 253, यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह क्या कहता है, कहता है अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता की पूर्ति के लिए राज्य सूची के विषय पर संघ कानून बना सकेगा। मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई समझौता अंतरराष्ट्रीय किया जाए तो राज्य सूची के विषय पर कानून संघ बनाएगा। अनुच्छेद 253। आगे देखें अनुच्छेद 256 क्या कहता है। अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य के द्वारा ऐसा कोई विधि नहीं बनाया जाएगा जिससे संघ के द्वारा बनाई गई विधि में बाधा उत्पन्न हो। अनुच्छेद 257 क्या कहता है बेटा। अनुच्छेद 257 कहता है कि राज्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि संघ के द्वारा किए जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न हो। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 258, संघ अपने कार्यों को राज्य से करवा सकेगा। कोई संघ का कार्य है तो वह उस राज्य को सौंपकर करवा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 258 का कहता है कि राज्य अपना कार्य संघ से करवा सकता है। मान लीजिए राज्य में कोई दंगा हो गया और राज्य के पुलिस से वह नहीं संभल रहा तो केंद्र सरकार की पुलिस आरपीएफ सीआरपीएफ लगा करके उसे संभाला जाएगा, है ना। अनुच्छेद 262 क्या कहता है। अनुच्छेद 262 कहता है कि यदि 2 राज्यों का आपस में नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा हो तो उसके लिए नदी जल बोर्ड अधिनियम का गठन किया जाएगा, यानी नदी दोनों के विवादों के निपटारा के लिए संघ प्राधिकरण का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 263 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 263 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे राज्य परिषद का गठन किया गया है। राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है,
ठीक ना। तो अंतरराज्यीय परिषद कहते हैं उसे, उसे क्या कहेंगे, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक। अनुच्छेद 263 के बाद की बात करें तो अनुच्छेद 266 में क्या आता है, तो अनुच्छेद 266 में लोक लेखा एवं संचित निधि के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 266 में लोक लेखा निधि और संचित निधि के बारे में बात किया गया। जितना भी दुनिया भर का टैक्स है, भारत देश ने किसी देश से कर्ज लिया या फिर जितना भी पैसा ब्याज के रूप में कर्ज देने पर भारत के पास आया, वो सब पैसा भारत के संचित निधि में जमा हो जाता है। लेकिन जो अर्थदंड और जुर्माने का पैसा भारत सरकार लेती है, जैसे मोटरसाइकिल पे आपके चालान हो गया, वो पैसा आप जमा करते हैं तो वह लोक लेखा निधि में जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अनुच्छेद 267 की बात करते हैं। आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण संसद के पास ना होकर राष्ट्रपति के पास होता है। इसका नाम ही आकस्मिक निधि। किसी भी आकस्मिक व्यय, अचानक से आए व्यय के लिए अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति यहां से धन खर्च कर सकता है। आकस्मिक निधि का गठन संसद ही करती है। बजट के दौरान इसमें धन का प्रावधान कर दिया जाता है। यहां तक हो गया अनुच्छेद 267 तक। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अब हो जाता है 280। आप सभी को पता है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 300 का आप सभी को पता है कि संपत्ति के अधिकार को यहां पे कानूनी अधिकार का दर्जा देकर के शामिल किया गया है। यहां से अब आ जाएंगे हम अनुच्छेद सीधा इंपॉर्टेंट 312 पे आ जाएंगे। 312 में आपका अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवा वर्तमान में 3 प्रकार की हैं। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो भारत सरकार यानी संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS और IFS है। भविष्य में एम्स और IES को जोड़ने की संभावना है अखिल भारतीय सेवा में। ठीक। अनुच्छेद 315 की बात करें तो अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और 2 से अधिक राज्यों की देखरेख करने के लिए संयुक्त सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इन तीनों आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य को हटाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। यह बात भी ध्यान रखना, हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति का काम राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्यपाल करता है और संयुक्त सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति ही करेगा। क्लियर। आगे की बात करें। अनुच्छेद 317 में जो ये लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं, इनके हटाने का काम किया गया है कि इनके कार्यकाल कितने होंगे। इसी तरह अनुच्छेद 317 के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वह है 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 325 में यह कहा गया कि मतदाता सूची तैयार करते हुए किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर हटाया नहीं जाएगा। ठीक ना, मतदाता सूची तैयार करते हुए किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर उसे ये नहीं कि हम मतदाता सूची में तुम्हारा नाम शामिल नहीं करेंगे। अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार देता है। यदि आप भारत के नागरिक हैं, 18 साल की उम्र आपने पा लिया है और आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप विधानसभा, लोकसभा इत्यादि निर्वाचनों में भाग ले सकते हैं। ठीक। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब देखें अनुच्छेद 330 क्या कहता है। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में SC ST के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। SC की संख्या 84 है, ST की संख्या 47 है
और अभी अभी आपने देखा नारी शक्ति बंधन योजना के तहत महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान 33% का कर दिया गया है, जो 2029 के चुनाव से लागू होने की प्रबल संभावना है। ठीक। अनुच्छेद 331 वर्तमान में यह खाली हो चुका है, क्योंकि इसमें 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, जो कि अब नहीं किया जाएगा। आगे देखें, अनुच्छेद 332 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 332 कहता है कि विधानसभा के सीटों में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है। ठीक। और अनुच्छेद 333 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 333 कहता है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह पद अभी समाप्त है। इसके बाद देखें, अनुच्छेद 334 की बात करें तो अनुच्छेद 334 एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रावधान कर रहा था, जो कि अब समाप्त हो गया है। आगे देखें, अनुच्छेद 335 की यदि मैं बात करूं तो यह कहता है कि एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण उतना ही दिया जाए जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद देखें, अनुच्छेद 338 में बात करें तो यहां पे एससी आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद देखें, अगर मैं अनुच्छेद 338 क की बात करूं तो यहां पे एसटी आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 ख की बात करूं तो यहां पे ओबीसी आयोग का प्रावधान किया गया है। अगर मैं अनुच्छेद 340 की बात करूं तो यहां पे महिला अल्पसंख्यक ओबीसी आयोग आते हैं। अनुच्छेद 341 की बेटा यदि मैं बात करूं तो यहां पे आपके रहन सहन जाति धर्म के आधार पर राष्ट्रपति एससी कैटेगरी में शामिल कर सकता है। अगर मैं अनुच्छेद 342 की बात करूं तो राष्ट्रपति आपके रहन सहन के आधार पर आपको एसटी कैटेगरी में शामिल कर सकता है। यह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगर मैं अनुच्छेद 343 की बात करूं तो अनुच्छेद 343 में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसमें हमारी लिपि हिंदी है, हमारी जो भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है तथा अंकों का निरूपण अंतरराष्ट्रीय किया गया है। अनुच्छेद 340 की बात की जाए तो अनुच्छेद 350 की बात की जाए तो 350 में कहा गया कि हमारे जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी उसका भाषा मातृभाषा होगा, यानी मदर टंग होगा। और देखें, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया है। यहां से 346 कभी कभी आपसे पूछेगा, 348 भी कभी कभी पूछा जाता है। 346 में संसदीय और विधानमंडलीय भाषा, 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान किया गया है। अब देखें, अनुच्छेद यदि मैं बात करूं 352 की बात करता हूं। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 356 में आपके संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। 356 के बाद अनुच्छेद 358 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो 19A वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 359 में कहा गया कि अन्य मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति विधि बना करके निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी किसी भी दशा में निलंबित नहीं होंगे, वो जीवन के अधिकार हैं। अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 368 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता
है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, संसद के बहुमत और राज्यों के आधे से एक अधिक के सहमति से भी संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 370 की बात करें तो इसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया, लेकिन पूर्णतः नहीं, इसके खंड ख और ग को समाप्त किया गया। इसका जो खंड क है वो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह अभी भी है। अनुच्छेद 371 की बात करें तो अनुच्छेद 371 कहता है कि अन्य राज्यों को भी विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नागालैंड है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आपका रण का कच्छ है, मतलब गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आते हैं। ठीक भैया, आगे देखें। अनुच्छेद 394 कहता है कि आपको जितने अनुच्छेद मैंने बताए ये सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं और आपकी परीक्षा के लिए यही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। इससे बाहर अनुच्छेद यदा कदा पूछा जाएगा और आप चाहें तो विकल्पों के माध्यम से उन अनुच्छेदों का भी सलूशन निकाल सकते हैं। तो इन अनुच्छेदों को अगर आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं, मेरी बोली गई भाषा को नोट करते हैं, तो आपको मुश्किल से 3 से 4 घंटे का समय जाएगा आपका, लेकिन संविधान का एक प्रॉपर नोट्स आपका तैयार होगा, एक निचोड़ संविधान का एक सारांश तैयार होगा। आइए हम अनुसूची की बात कर लेते हैं। अनुसूची की बात कर लेते हैं। अनुसूची यानी लिस्ट बनाई गई एक, जो चीजों को संविधान में हम शामिल नहीं कर पाए उनके प्रावधानों की एक सूची बनाई, उसे हमने अनुसूची कहा। अगर हम अनुसूची 1 की बात करें तो संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। अनुसूची 2 की बात करें तो भारत के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची 3 की बात करें तो भारत के पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात किया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का छोड़ करके। आगे बात करें, अगर हम अनुसूची 4 की बात करें तो राज्यसभा के सीटों के विभाजन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 में SC ST के आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूची 6 की बात करें तो ST शासित राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में एसटी का प्रशासन होगा, क्योंकि इन राज्यों में सब एसटी ही हैं, तो शासन भी कौन करेगा, कोई ना कोई एसटी ही करेगा, है ना। अनुसूची 7 की बात करें तो इसमें 3 सूचियां दी गई, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें राजभाषा आयोग की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आरंभ में भाषा 14 ही थी, बाद में ये जुड़ते जुड़ते बनी, जिसे मैं अभी संविधान संशोधन में आपको बता दूंगा, ठीक, कि 15वीं भाषा से शुरुआत कब होती है जुड़ने की। 9वीं अनुसूची आरंभ में 8 ही थी, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, भू राजस्व अधिनियम। अक्सर एसएससी में यहां से सवाल बन जाता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भू राजस्व से संबंधित प्रावधान किए गए, जमीन से संबंधित जितने प्रावधान हैं सब यहां पे आते हैं, ठीक ना। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10वीं अनुसूची सन 1985 में जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लागू किया गया, दल बदल कानून लागू किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नरसिम्हा राव जब भारत देश के प्रधानमंत्री थे तो 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, जिसमें कार्य करने के 29 विषय दिए गए। इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 12वीं जो अनुसूची है वह नगरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसे 1 जुलाई 1993 को लागू किया गया, ठीक ना। और जुलाई 1993 को जब यह लागू हुआ तो इसमें नगरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसमें कार्य करने के 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय दिए गए हैं, ठीक।
ये हो गई आपकी अनुसूची। अब हमें आखिर में यह बताना है कि अगर आपने इतना अनुच्छेद सीख लिया तो भाग में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, भाग में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, भाग का पार्टीशन आप अपने आप से कर लेंगे। ठीक, अब देखें हमें केवल अब आखिरी टॉपिक पे बात करना रह गया, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक ना, संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक कितनी बार हो चुका है? तो आप जानते हैं कि 105 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार हो चुका है? तो 105 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। तो हमें यह जानना है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कितने संशोधन हैं। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं, तेजी से देख लेते हैं। देखिए भाई, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमारे लिए ही प्रथम संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 है, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और उसके बाद हमारे लिए 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यह भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें राज्यों के भाषाई आधार पर विभाजन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रावधान किया गया। इसके बाद 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 किया गया। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, किसके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर, अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। कितना? 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। इसी 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ही एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों की देखरेख भी कर पाता है। अब देखें, 21वां संविधान संशोधन किया गया था। 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में किया गया था और इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी भाषा के रूप में, सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया। आगे देखें, इसके बाद 24वां संविधान संशोधन किया गया। यह गोलकनाथ का केस था, ठीक ना, 1971 था। इस केस में यह हुआ कि संसद की सीटों पर क्या किया गया भाई? संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई? संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई, लेकिन मूल अधिकार में उतना ही संशोधन करेंगे जिससे कमी या वृद्धि ना हो, मतलब पूरी तरह प्रतिबंध ही लग गया था। फिर केशवानंद भारती केस में जानते ही हैं क्या हुआ। फिर देखें, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, यह भी 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। उस समय प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, यानी भारत के जो राजा महाराजा रियासतदार थे उनको भारत सरकार द्वारा जो पेंशन दिया जाता था उस पेंशन को समाप्त कर दिया गया, तथा रियासतों के पास जो भी जनता के धन थे उन धनों को इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि इसे भारत के राजकोष में जमा कराया जाए। नहीं विश्वास हो रहा होगा तो मूवी देखिएगा बादशाहों। कौन सी मूवी? बादशाहों। ठीक, आगे देखें, 26वां के बाद आता है आपका 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972-73। ठीक, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया जाता है कि संसद के सीटों में वृद्धि कर दी जाती है। संसद के सीटों में वृद्धि इसलिए 72-73 में किया गया क्योंकि 1971 की जनगणना के आधार पर तो जो राज्यों द्वारा निर्वाचित हो रहे थे उनकी सीटों को 20 सीटों की वृद्धि कर दी गई, तो अधिकतम सीटों में 20 सीटें जोड़ी गई, तथा जो संशासित राज्य से अधिकतम 25 निर्वाचित होकर के आते थे उन्हें घटाकर कितना कर दिया गया? 20 कर दिया गया। तो संशासित राज्य से वर्तमान में कितनी सीटें अधिकतम है? तो 20 हैं। पहले कितनी थी? 25। 25 से घटा के कितना किया गया? 20। और लोकसभा की सीटों में कितनी वृद्धि कर दी गई? 20 सीटों की वृद्धि कर दी गई। ठीक, आगे देखें, इसके बाद जो आपके लिए संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है वो 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 है। 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 35वां के बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह है 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ था और 1975 के इस संशोधन में किया गया कि जो सिक्किम है उसे भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत के 22वां राज्य के रूप में स्थापित
हुआ था। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हो जाता है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे भारतीय संविधान का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया। जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपको पता है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। डीपीएसपी में ज्यादातर संशोधन यहीं से है, जैसे गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सलाहकार का प्रावधान, मजदूरों का प्रबंधन में भागीदारी, वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण, ठीक, और भी प्रावधान किए गए। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया इंदिरा गांधी ने। और क्या कहा? और इन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक, इतना परिवर्तन हुआ। बाद में हुआ कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जनता पार्टी मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया, जिसमें यह कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल होंगे वो 5 साल के ही होंगे, 6 साल के नहीं होंगे। यानी 42वें वाले को तुरंत इन्होंने 44वें में चेंज कर दिया और कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, उसे वह पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। इसके बाद आपका आता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 1985 दल बदल कानून को लागू किया गया। यहीं से आपकी 10वीं अनुसूची ली गई है। दल बदल कानून का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी दल से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उस दल की सदस्यता और उस दल से संबंधित सदस्यता भी आपकी समाप्त हो जाएगी। दल बदल कानून केवल 2 टाइम पे लागू नहीं होगा। यदि किसी दल के 1/3 सदस्य एक साथ दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाएं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता है। या फिर भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा त्रिशंकु सरकार बनाने की घोषणा कर दी जाए तब भी दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसके बाद देखें आपका 58वां संविधान संशोधन आता है। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। 58वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा जाता है कि जो भारत का इंग्लिश वर्जन का संविधान है इसे अब हिंदी में भी प्रकाशित किया जा सकेगा। इसका प्रकाशन हिंदी में करने के लिए राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। ठीक ना, हिंदी में प्रकाशन की अनुमति मिल गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह 1989 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक ना, वयस्क मताधिकार की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के दौरान ही कर दिया था। आगे देखें 61वां के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, तो ये जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा 1989-90 में ही यहां पे क्या किया गया, एससी को एसटी आयोग से, पहले क्या था एससी एसटी एक ही में आते थे, एससी एसटी आयोग का गठन भी एक ही था, उन्हें अलग अलग कर दिया गया था। ठीक, अलग कर दिया गया। उसके बाद देखें 65वां के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो एसएससी के बच्चों के लिए 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा यानी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा प्रदान किया गया है। सन 1989-90 से ही यह भी चल रहा है। ठीक, उसके बाद देखें 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991-92 में यह हुआ। 1991-92 में यह हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया भाई कि 1992 में हुआ। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद देखें 70वां के बाद आपका आता है 72वां संविधान संशोधन अधिनियम। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आता है। 1992 में
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था राजभाषा में। इसके बाद आपका आता है 73वां संविधान संशोधन, सॉरी यहां पे देखें ये 71वां होगा भाई, सॉरी यहां पे 71वां संविधान संशोधन आता है जहां से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा जाता है। यहां से आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 आता है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किया जाता है जहां से नगरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हो जाता है 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 जो कमेंट ये किया जाता है 2002 में किया जाता है, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची शिक्षा को क्या किया गया कि यहां से मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। 86वां के बाद 89वां संविधान संशोधन किया जाता है 2003 में जहां से एसटी आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद आपका आता है 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है जहां से मंत्रिपरिषद के अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जाता है कि लोकसभा के कुल सीटों का 15% या विधानसभा के कुल सीटों का 15% होगा। इसके बाद आपका आता है 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है और 2003 में 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा जाता है। इसके बाद आपका आता है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ही आता है जहां पर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र में भी कर दिया जाता है। इसके बाद आपके लिए हो जाता है 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 जहां पर सहकारिता का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद आपका आता है 99वां अभी लागू तो नहीं है लेकिन अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2013-14। इसमें न्यायिक अभिकरण का गठन किया जाता है जो न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद आपका 100वां संविधान संशोधन आता है जो कि 2015 में किया गया था। भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता किया गया, भू समझौता किया जाता है। 101वां संविधान संशोधन आपका क्या है, यह जीएसटी हो जाता है और 102वां संविधान संशोधन आपका ओबीसी आयोग का गठन हो जाता है। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन आपका 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए किया जाता है। 104वां संविधान संशोधन आपका हो जाता है कि एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन है उसे समाप्त किया जाता है और एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल के लिए लागू किया जाता है। तो यहाँ पे अगर कुछ एरर हो गया होगा तो काफी लंबी क्लास हो गई 1.5 घंटे, लेकिन 1.5 घंटे में पूरा संविधान आपका कंप्लीट है। 1.5 घंटे में आपका पूरा संविधान कंप्लीट है। इसका अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो उम्मीद है कि पूरे संविधान का निचोड़ आपको मिलेगा। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।